Good morning, students. So today we are going to start our next topic, and you can say कि last topic of this chapter. Chapter is chapter number 5, the major domains of the Earth. Okay, and this is our lecture number 5. So let's start. So yes, students. So we have already discussed about these continents. Lithosphere, okay. Then we discussed about the continents. हम ये सब क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं लिथोस्फीयर क्या होते हैं, कंटिनेंट्स के बारे में हमने स्टडी कर लिए हैं. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द हाइड्रोस्फीयर. Okay, after that we discussed about the oceans. Then we discussed about the atmosphere. Okay, और एटमोसफेयर में लास्ट में थोड़ा सा आपका टॉपिक जो है वो रह गया था, वो आज मैं आपको करवा दूंगी. और नेक्स्ट जो है we will discuss about the biosphere, and this is our last topic of this chapter. Okay, yes. So we have already discussed about the lithosphere. Okay, and continents. So जो हमारे 7 continents हैं वो हम सब स्टडी कर चुके हैं. फर्स्ट कंटिनेंट वी डिस्कस्ड अबाउट द एशिया, सेकंड यूरोप, ओके, थर्ड अफ्रीका, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, then fifth South America, and sixth Australia, and last continent is अंटार्कटिका. ओके, तो ये सभी कंटिनेंट जो है हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. देन आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द हाइड्रोस्फीयर. ओके, तो हाइड्रोस्फीयर की भी हमने पूरी तरीके से स्टडी कर चुके हैं हम लोग ये भी. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ओशियंस. सो ओशियंस में हमने 5 मेजर ओशियंस के बारे में स्टडी किया था. जो फर्स्ट ओशियन हमने स्टडी किया था दैट वाज पैसिफिक ओशियन. ओके, पैसिफिक ओशियन की हमने स्टडी की थी यहाँ पर. देन आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द अटलांटिक ओशियन. ओके, एंड देन we discussed about the Indian Ocean, and after that we discussed about the Southern Ocean. Then we discussed about the Arctic Ocean. ओके, तो ये 5 मेजर जो ओशियंस थे हमारे वो हमने स्टडी कर लिए थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. सो देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट हमने ये स्टडी कर ली है एटमॉस्फेयर को कि एटमॉस्फेयर क्या होता है. उसमें जो उसमें लेयर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स जो होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं, तो वो लेयर्स हमने स्टडी कर ली थी. बस हम लास्ट में एक जो टॉपिक कर रहे थे वो टॉपिक हमारा रह गया था बीच में, तो उसको थोड़ा उसे पहले कवर कर लेते हैं. तो मैं आपको जो स्टडी करा रही थी पिछले लेक्चर में वो मैं आपको बता रही थी कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो ये टॉपिक है क्योंकि ये लास्ट में जो आपके लाइंस हैं, तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे जो हम कहते हैं कि एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कि एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. तो ये जो है आपके पास लाइन, ये आपको समझनी जरूरी है. आप देखिए, अब मैं जैसे कि हम ये मान के चल रहे, हम एक कुछ एरिया ले लेते हैं. ठीक है, ये वो एरिया है जहां पर सोलर इंसुलेशन क्या होती है, काफी पड़ती है. ठीक है, काफी ज्यादा है सोलर इंसुलेशन. और ये वो एरिया है जहां पर सोलर इंसुलेशन जो है वो कम पड़ता है. ठीक है, तो जब यहाँ पर सोलर इंसुलेशन क्या होते हैं, जब यहाँ ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास यहाँ पर एटमॉस्फेयर में क्या है, यहाँ पर गैसेस हैं. ठीक है, सो गैसेस है, तो जब सोलर इंसुलेशन इसके ऊपर पड़ती है तो ये सभी गैसेस क्या हो जाती हैं, हीटअप हो जाती हैं. ठीक है, गर्म हो जाती है और हीटअप होकर आपने जैसे इवेपोरेशन वाली आपने पड़ी हुई है. सो गैसेस जो है हीटअप होकर वो क्या करती हैं, ऊपर की तरफ. ठीक है, ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ मूव करती है. ठीक है, तो ऊपर ऊपर चली गई गैसेस. तो अब क्या हुआ, अब जैसे एयर है, ठीक है, एयर आपकी क्या होती है, जब ऐसे आपको आप प्रेस करोगे तो नीचे की तरफ आएगी तो हाई प्रेशर होगा. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सोलर इंसुलेशन ज्यादा होने की वजह से गैसेस जो हीटअप होकर ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी एयर जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है. तो ऊपर जा रही है तो यहाँ पर क्या हो गया, नीचे नीचे यहाँ पर लो प्रेशर हो गया.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एयर जो है ऊपर आ गई। अब ऊपर आई तो ये अब एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ आई तो ऊपर आकर ये क्या हो गई, डाइवर्ट होगी, इधर चली गई, डाइवर्ट होकर फिर ये देखती है कि कहाँ जाएगी, तो ये जाती है फिर लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, जहाँ लो प्रेशर है, लो प्रेशर कहाँ होगा, जहाँ पर सोलर इंसुलेशन के क्या होगी, सोलर इंसुलेशन जहाँ पर कम होगा, ठंडी जगह पर, जैसे कि विंटर्स होती है। विंटर्स में आप देखते हो कि विंटर्स में क्या होती है, जो आपको वहां पर आपके चारों तरफ प्रेशर जो होता है एयर का वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो वो किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर सोलर इंसुलेशन जो है वो कम होता है। तो यहाँ से क्या हुआ कि जब ये जो एयर मासेस हैं ये यहाँ से वेपरेट होकर ऊपर आई एनवायरनमेंट में, और यहाँ से ये डाइवर्ट होकर ये कहाँ मूव करती हैं, ये लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, जहाँ पर सोलर इंसुलेशन कम होता है, जहाँ पर ठंड होती है। तो ये यहाँ से यहाँ आती हैं, यहाँ पर आ जाती हैं ये सारी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब सारी एयर जो है, जो एयर मास है वो इधर आ गया, तो इधर आया तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, हाई प्रेशर हो गया। अब हाई प्रेशर हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, अब जब सारे जो विंड है, हवाएं हैं, एयर है, वो जब इधर आई तो इधर से क्या होगा, इधर से अब उसको कहीं तो जाने के लिए चाहिए, वो कहीं तो जाएगी यहाँ से जब हाई प्रेशर आ जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लेते हैं बैलून, ले लेते हो आप बैलून, अगर फुलाओ तो क्या होता है, बैलून के अंदर क्या होती है, बहुत जैसे गैसेस जो है उसमें भर जाते हैं, तो मतलब एयर का प्रेशर वहां पर बहुत ज्यादा होता है। और जहां से आप उसे पकड़ते हो, ठीक है, वहां पर वो खाली है, तो जब आप उसको छोड़ोगे तो एकदम से गैस क्या होंगी, क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है, तो वो लो प्रेशर की तरफ एकदम बाहर की तरफ निकलेंगी। तो हमेशा जो हाई प्रेशर में एयर होती है, हाई प्रेशर एयर मतलब हाई प्रेशर की वजह से एयर क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अब हमने यहाँ देखा था, देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर वो क्या हुई, जब आपके पास यहाँ पर एयर मासेस जो है वो ऊपर की तरफ चले गई तो यहाँ लो प्रेशर हो गया। ठीक है, लो प्रेशर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ खाली जगह पड़ी है, अब यहाँ पर था, यहाँ पर विंड इकट्ठी हो गई है, तो यहाँ क्या हुआ, हाई प्रेशर हो गया। अब ये हाई प्रेशर से क्या होगा, ये किधर की तरफ मूव करेगी, ये अपना स्पेस लेंगी, तो ये क्या करेंगी, लो प्रेशर की तरफ यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से क्या होती है, जो आपके पास एयर होती है वो आपके पास हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आपके पास ये हमने पढ़ा था कि द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ एंड दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्योंकि क्या होगा, अब ये देखिए, तो दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर हाई प्रेशर होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड सम एरियाज लो प्रेशर। कुछ एरियाज जहाँ होते हैं जहाँ पर लो प्रेशर होता है, और वो अभी आप समझ चुके हो कि कहाँ पर किस एरिया में हाई प्रेशर होता है और किस एरिया में लो प्रेशर होता है। सो एयर जो होती है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। और ये जो मूविंग एयर होती है, देखो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर ही तो जा रही है। ये जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है तो मूविंग एयर इज नोन एज विंड। इसी इसी मूविंग एयर को क्या बोला जाता है, विंड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विंड, जिनको हम फील करते हैं। अब देखो सर, अब देखो अब विंटर आ गई है, विंटर में आपको क्या होगा, अब क्योंकि सोलर इंसुलेशन कम है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि हाई प्रेशर हो रहा है, एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। आप जब बाहर निकलते हो तो एकदम से आपको बहुत ज्यादा हवा लगती है, ठीक है, ठंड लगती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है। और गर्मियों में क्या होता है, समर में क्या होता है, गर्मियों में सोलर इंसुलेशन बहुत ज्यादा होता है, तो सारी गैसेस जो होती है हीटअप होकर ऊपर चली जाती है, आपको हवा जो होती है, विंड जो होती है वो फील नहीं होती। हालांकि विंड जो होती है, एयर जो होती है वो पूरे एटमोसफेयर में होती है, आपके आप जहाँ हो, जैसे भी हो, आपको सभी जगह पर, आपके चारों तरफ, ऊपर नीचे, सब जगह पर एयर होती है। लेकिन आपको समर में वो फील नहीं होती और विंटर में वो फील होती है। तो क्योंकि जहां पर सोलर इंसुलेशन बहुत ज्यादा होता है वहां पर ये प्रेशर जो होता है वो लो होता है, और जहां पर क्या होगा, सोलर इंसुलेशन कम होंगी, वहां पर ये प्रेशर हाई हो जाता है। और हमारी जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, और ये जो मूविंग एयर होती है इन्हीं को कहते हैं विंड। ओके।
Next is, yes, last topic is biosphere, the domain of life. तो अभी तक हम लोग जो है हमने 3 डोमेन अपने पढ़े हैं, मेजर डोमेन, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. ओके, सो लास्ट जो है ये है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर ये देखिए, बायोस्फीयर मतलब द डोमेन ऑफ लाइफ, यानी जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पर ऐसा स्फीयर, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, स्फीयर मीन्स डोमेन, यानी कि ऐसा जगह, ऐसा प्लेस जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करे, वो क्या हो जाता है, बायोस्फीयर. ओके, सो बायोस्फीयर, अब ये आप देखिए, जैसे हमने 3 अपने पढ़े हैं पीछे, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. अब इनमें क्या होगा, आप खाली जो है लिथोस्फेयर पर भी आप लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अब ये है लिथोस्फेयर पे क्या होती है, सारी लैंड होती है, ठीक है. अब ये तो नहीं है कि आप सिर्फ जमीन पर रह रहे हो, ना तो आपको पानी की जरूरत है और ना ही आपको एयर की जरूरत है, आपको दोनों चीजें चाहिए साथ में. खाली आप लैंड पर रहकर तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना, आप वहां पर जी नहीं सकते हो. इसी तरीके से आप क्या है, आप एक्वामैन भी नहीं हो, क्या आप क्या कर सकते हो, आप पानी में रह सकते हो, पानी में भी नहीं रह सकते, वहां पर भी आपको लैंड भी चाहिए उसके साथ साथ और एयर भी चाहिए. तो आप खाली जो है, हम ये कहें कि हाइड्रोस्फीयर जो है, उसमें भी आप लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है. और खाली एटमॉस्फेयर से भी नहीं होगा, क्योंकि रहने के लिए आपको क्या चाहिए, लिथोस्फेयर, यानी कि लैंड भी चाहिए और पानी भी चाहिए. तो इसीलिए क्या होता है कि लाइफ जो है कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, हमें एक ऐसा एरिया चाहिए, हमें एक ऐसा स्पेस चाहिए जहां पर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, यानी कि आपके पास लैंड, वाटर एंड एयर, तीनों आपको जिस नैरो जोन में, जहां जिस नैरो जोन के अंदर, जिस स्पेस के अंदर, जिस एरिया पर आपको मिलती हैं, तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी, वहां पर क्या होगा, लाइफ एग्जिस्ट करेगी. Okay, so the biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. So biosphere क्या है आपका, बायोस्फीयर क्या हुआ आपका, बायोस्फीयर लैंड, वाटर और एयर के बीच का एक बड़ा ही सीमित सा भाग है, नैरो जोन, एक सीमित सा भाग होता है. जैसे कि देखो, ये आपके पास मान लो लिथोस्फीयर, ठीक है, उसके बाद ये आपके पास क्या हो गया, एटमॉस्फेयर, और ये हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर. तो जहां पर तीनों एग्जिस्ट करेंगे, कौन सा होगा, देखो ये वाला एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में ये लिथोस्फीयर भी है का एरिया भी है, ये आपके पास हाइड्रोस्फीयर का एरिया भी है, और आपका एटमॉस्फेयर का एरिया भी है. तो ये जो नैरो जोन है, ये जो इतना एरिया है, इस एरिया में क्या होगा, लाइफ एग्जिस्ट करती है. ये आपका कौन सा एरिया होगा फिर, बायोस्फीयर का. तो इट मीन्स कि बायोस्फीयर जो होती है वो लैंड, वाटर और एयर के बीच का एक सीमित सा भाग है, एक नैरो जोन है ये. ओके, एंड it is in this zone that life that is unique to this planets exist. तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ जो है, मतलब कि आपके पास क्या है, इट इज इन दिस जोन, इस जोन में, दैट लाइफ, जहाँ पर लाइफ है, दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट. कहते जहाँ पर ये जो जोन है बायोस्फीयर, यहाँ पर ये लाइफ एग्जिस्ट कर रही है इस जोन की वजह से, इसीलिए ये जो प्लैनेट है हमारा अर्थ, ये अपने आप में ही यूनिक है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये बायोस्फीयर है, यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. एंड देयर आर सेवरल species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो जीव हैं, ठीक है, जीव की बहुत सी प्रजातियां हैं, और जो कि जो माइक्रोब्स हैं, जो हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, और जितने हमारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे दूसरे बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया से लेकर आप ये कहें इंक्लूडिंग आपके पास क्या हो गए, ऑल दी लिविंग, सॉरी, माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया और ह्यूज मैमल्स, ठीक है, जितने भी आपके क्या हो गए, बैक्टीरिया से लेकर जितने भी बड़े बड़े स्तनधारियों से लेकर सभी जो है वो यहाँ पर इस सभी आपके यहाँ पर पाए जाएंगे. एक छोटे से माइक्रोब से लेकर जो आपके ह्यूज मैमल्स हैं, वो सब इस स्फीयर के ऊपर, इस डोमेन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं या पाए जाते हैं. तो ऑल दी
living organisms including humans are linked to each other and the biosphere for survival. तो यहाँ पर ह्यूमन के साथ मतलब कि इंक्लूडिंग ह्यूमन, यहाँ पर सभी प्राणी जो जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और बायोस्फीयर से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास आप किसी को भी ले लो, आप प्लांट्स को ले लो, ठीक है, आप ह्यूमन बींग्स को ले लो या किसी को भी ले लें, ठीक है, सब क्या करते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। सिर्फ प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर से एयर भी चाहिए, ठीक है, उसके बाद वो सोइल से जैसे लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और न्यूट्रिएंट लेते हैं सोइल से, और क्या, और उनको कौन करता है, ह्यूमन करते हैं। तो ये क्या हुआ, प्लांट्स जो होते हैं उनको भी सभी सभी के साथ की जरूरत है। इसी तरह जो ह्यूमन होते हैं उनको अगर सरवाइव करना है तो उनको इन प्लांट्स की जरूरत है, ठीक है, एयर की जरूरत है, वाटर की जरूरत है। तो क्या हुआ, ये सभी के सभी जो होते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और ये जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और बिना एक दूसरे के दूसरे से रिलेट हुए ये यहाँ पर ये लाइफ अपनी नहीं चला पाते, ये सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। Okay, so the organism in the biosphere may be broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. अब यहाँ पर जो बायोस्फीयर के जो भी मतलब बायोस्फीयर के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको मेन टू पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जाता है। एक तो हो गया प्लांट किंगडम एंड सेकेंड इज एनिमल किंगडम। सेकेंड एनिमल किंगडम, ओके, दो में डिवाइड किया हुआ है पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम्स, ओके, एंड द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन द सम वे और द अदर्स। अब ये जितने भी थ्री डोमेन्स ऑफ अर्थ है हमारे, ठीक है, ये जो थ्री डोमेन्स ऑफ अर्थ है, जो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सब है। तो जितने ये हमारे तीन डोमेन्स जो हैं अर्थ के ऊपर, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे को किसी ना किसी रूप में ये प्रभावित भी करते हैं, इफेक्ट भी डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट for fulfilling our needs of wood, okay, or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. So अगर जैसे हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल अगर हम देखें तो इस एग्जांपल से हमें क्लियर होता है कैसे कि जैसे वुड है, ठीक है, लकड़ी है, और खेती के लिए हम क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट जो है उनको वो काटे जाए, और उससे क्या होगा, जितनी भी आपकी स्लोप्स होती हैं, जो ढलवा जमीन होती है, स्लोप वाली होती है, ठीक है, तो ढलवा जो पार्ट होता है उस पर मिट्टी का जो कटाव है वो बड़ी तेजी से होने लगता है, क्योंकि क्या होते हैं, ये जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, पेड़ होते हैं, ये सोयल को क्या उसका इरोजन होने से बचाते हैं, उसको एक जगह से उसको वहीं पर रहने देते हैं। आप फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें कि जहां पर आपके घास वगैरह होती है, पेड़ होते हैं, जब हवाएं चलती हैं तो क्या होता है कि वहां पर मिट्टी बहुत कम उड़ती है, ठीक है, मिट्टी बहुत कम उड़ेगी, और जहां पर क्या होगा, जहां पर पेड़ नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, ग्रास नहीं होगी, तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही आंधी चली, जैसे ही हवा चली, तो एकदम से मिट्टी उड़ती है हवा में, और वो वहां से मिट्टी जो है उड़कर कहीं और चली जाती है। तो ये क्या होगा, तो जब हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका, यहाँ पर कहते हैं कि भाई हम अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए जंगल काटते हैं, ठीक है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड ऑफ वुड, लकड़ी की जरूरत होती है हमें, इसके लिए हम जंगल काटते हैं, और क्लियरिंग लैंड को साफ कर देते हैं एग्रीकल्चर के लिए, सो मे बी लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सोयल। तो इससे क्या होता है, सोयल का रिमूवल बड़ी जल्दी से हो जाता है, कहाँ पर, स्लोप्स, जो ढलुआ जमीन होती है वहां पर। जैसे अभी मैंने बताया कि जब सब कुछ आपने काट दिया,
वहां पर लैंड क्लियर कर दी, ठीक है, उसके बाद जंगल काट दिए, तो वहां पर जो जो स्लोप से जो सोइल होती है वो वहां से जल्दी रिमूव कर जाएगी जब भी आपकी विंड चलती है। सो सिमिलरली, या विंड चले या फिर आपके पानी जैसे बारिश आई है, बारिश के पानी से भी बह जाती है, तो सिमिलरली आवर सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज एंड नेचुरल क्लैमिटीज लाइक अर्थक्वेक्स। और इसी तरीके से जो अर्थ का सरफेस सरफेस है वो भी चेंज हो जाता है, कई तरीकों से हो सकता है, जैसे नेचुरल क्लैमिटीज आ जाए, जैसे अर्थक्वेक हो जाए, तो उससे भी जो आपका अर्थ का सरफेस है मे बी वो भी चेंज, उसमें भी चेंज आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी submergence of land as happened in the case of tsunami recently. अब अब जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, नेचुरल क्लैमिटीज की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे नेचुरल क्लैमिटी की बात करें तो इसमें हम आप देखते हैं कि जैसे रिसेंटली ही जो सुनामी के कारण जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड थे उसका कुछ पार्ट जो है वो पानी में डूब गया। अंडमान निकोबार के अंदर फॉर एग्जांपल देयर कुड बी अ सबमर्जेंस ऑफ लैंड, लैंड पूरी सबमर्ज हो गई, पानी में डूब गई, एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। रिसेंटली पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। पानी के अंदर जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो पानी में समा गया, किसकी वजह से, जब ये सुनामी आई वहां पर। So discharge of waste material into lakes and river makes the water unsuitable for human use and it is also damage other forms of life. इसी तरीके से अगर हम जैसे कि जो हमारी लेक्स होती हैं या रिवर्स होती हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारी वेस्टेज होती हैं वेस्टेज को उसमें क्या करते हैं, नदियों में बहा देते हैं, झीलों में लेक्स में डाल देते हैं, तो उसकी वजह से सारा जो पानी है, वाटर है, वो दूषित हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, जो जिससे क्या होगा, जो ह्यूमन है उसके यूज के लिए उस यूज के वो लायक नहीं रहता पानी। सो इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो वाटर है ये दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसी तरीके emission from industries, thermal power plants and vehicles pollute the air। अब ये अगर हम बात करें, जैसे जो हमारी इंडस्ट्रीज है उससे निकलने वाला धुआं है या थर्मल पावर प्लांट्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एयर को पोल्यूट करते हैं। इसे और कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, ये इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट के इंक्रीज होने से लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर इसकी क्वांटिटी, इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, इसके अमाउंट ज्यादा हो जाएगी एयर में, तो उससे क्या होगा, ग्लोबल टेम्परेचर जो है उस वो भी इंक्रीज हो जाएगा एंड दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। और ये किसका रूप ले लेगा, वहां पे क्या हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो देयर इज दस अ नीड इन लिमिट the use of resources of the earth to maintain the balance of natural between the domains of the lithosphere, atmosphere and the hydrosphere। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर इसीलिए जो है हमारे इस लैंड के ऊपर जो हमारे लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है या आपका हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है, इनके बीच में एक नेचुरल बैलेंस जो है वो बना रहना बहुत जरूरी है। ये बनाकर रखना बहुत जरूरी है, बैलेंस इनके बीच में। और इनके बैलेंस बनाए रखने के लिए जो हमारे अर्थ पर जो रिसोर्सेज हैं उनका हमें एक लिमिट में, एक लिमिटेशन में, एक लिमिट के अंदर यूज करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हम लोग वाटर है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर है, वाटर है, उसका तो हम बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, धीरे अब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हैंडपंप के द्वारा या और चीजों के द्वारा हम जो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उस अंडरग्राउंड वाटर को भी हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे प्लेनेट पर पानी की, वाटर की कमी हो जाएगी।
इसी तरीके से हम जो और रिसोर्सेज है, जो हमारे और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको भी हम एक्सेस में यूज कर रहे हैं। तो एक्सेस में यूज करने की वजह से क्या हो रहे हैं, वो धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर कम होते जा रहे हैं हमारे प्लेनेट के ऊपर से। और उनको वो इतनी क्या है हमारे एक हमारे रिन्यूएबल होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो ये हमारे कुछ ज्यादातर रिसोर्सेज हैं नॉन रिन्यूएबल हैं, ये नहीं बनते। तो इनकी कमी हो जाएगी, ये खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो आगे हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए यूज करने के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। साथ ही साथ जो हमारा एटमोसफेयर है, वो भी हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। टेम्परेचर हमारा इतना ज्यादा हाई है। हमें ये अब इस टाइम पर भी इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस है हमारे नेचर के अंदर। तो ये जरूरी है कि हमें जो है इन सभी जो हमारे ये रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, जो गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज है, इनको हम एक लिमिट में यूज करें। ठीक है, एक लिमिट के अंदर हमें इन्हें यूज करना चाहिए, ताकि ये जो है हम भी इन्हें एक, इसीलिए हमें एक वर्ड होता है सस्टेनेबल। ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से हम इनको यूज करें, कि हम इतना यूज करें कि हमारी आज प्रेजेंट में जो हम यूज कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए भी वो बच जाए। ओके स्टूडेंट, सो हमने इस चैप्टर के अंदर ये क्या क्या स्टडी किया है, एक बार देख लेते हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट जो हमने स्टडी किए, ये मेन जो हमारा चैप्टर था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास 3 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ओके, और ये हमने इनके बारे में स्टडी किया। और जहां पर ये तीनों लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, जहाँ जिस नैरो जोन में ये तीनों हमें स्फीयर मिलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर। जिसके ऊपर क्या करती है, जिस स्फीयर के ऊपर, जिस डोमेन पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, सो हमने फिर स्टडी किया था लिथोस्फीयर के बारे में, कि लिथोस्फीयर क्या होता है। हमने पूरे ये हमारा जो भी हमारे लैंड मासेस है, ठीक है, वो हमने स्टडी किए थे लिथोस्फीयर के अंदर। और हमने अपने उस लिथोस्फीयर में जो हमारे कंट्री, हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 कंटिनेंट्स हैं, उन 7 कंटिनेंट्स को हमने स्टडी किया। सो कंटिनेंट्स में हमने 7 कंटिनेंट्स जो स्टडी किए, उसमें पहला था हमारा एशिया, ओके, सेकंड यूरोप, थर्ड अफ्रीका, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया और 7 अंटार्कटिका। तो ये 7 कंटिनेंट हमने स्टडी किए। ओके, आफ्टर दैट हमने क्या स्टडी किया, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हमारा जो भी हमारी जितनी भी हमारे अर्थ पर वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो बड़ी है, बिग है या स्मॉल है, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जहाँ भी पानी है, वो सब हमारा किस में आता है, हाइड्रोस्फीयर में। तो हमने हाइड्रोस्फीयर को स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हालांकि हमारा जो जो अर्थ के ऊपर जो वाटर है, 97% आपके, सॉरी, आपके पास क्या है, 71% आपका अर्थ जो है वो वाटर से कवर है। लेकिन हमने उनमें ये देखा कि 71% वाटर वाटर से कवर है हमारा अर्थ। फिर भी यहाँ पर सिर्फ कितना है हमारे यूज के लिए, फ्रेश वाटर 0.03% हमारे यूज के लिए है। तो इसीलिए हम कहते हैं सेव वाटर, कि पानी को बचाओ, अदरवाइज एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से हमारे यहाँ पर वाटर की कमी हो जाएगी। ठीक है, सो हम, और बिना वाटर के हम लोग जो है, क्या होगा, हमारी यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि बिना पानी के हम लोग जी नहीं सकते। ओके, देन हमने स्टडी किया था इसके अंदर जो आपके पास हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर में हमने ओशियंस को, हमारे जो 5 मेजर ओशियंस है वो स्टडी किए। और 5 मेजर ओशियंस में हमने पहला जो ओशियन स्टडी किया था, दैट वाज पैसिफिक ओशियन। ओके, पैसिफिक ओशियन के बाद हमने सेकंड जो स्टडी किया था, अटलांटिक ओशियन। देन हमने इंडियन ओशियन स्टडी किया, देन हमने सदर्न ओशियन स्टडी किया, एंड आफ्टर दैट आर्कटिक ओशियन। ओके, एंड उसके बाद क्या स्टडी किया, तो ये हमारा टोटल, ये हमारा क्या था, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर के बाद जो हमारा थर्ड जो हमारा डोमेन था, वो क्या था, मेजर डोमेन, वो था एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की हमने स्टडी की, जहां पर हमने ये देखा कि किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एयर हमारे लिए कैसे जरूरी है यहाँ पर। और हमें पता है कि हम लोग जो है, हमें जीने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वो हमें कहाँ से मिलती है, इसी एटमॉस्फेयर से हमें मिलती है। साथ ही इस एटमॉस्फेयर में मैंने आपको बताया कैसे जो विंड्स होती हैं, एयर होती हैं, वो आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, और कहाँ पर
किस एरिया में हाई प्रेशर होता है और कहाँ पर लो प्रेशर होता है और किस तरीके से वो मूव करती है। ओके, लास्ट जो हमने स्टडी किया आज, वो किया हमने बायोस्फीयर की स्टडी की। बायोस्फीयर में हमने क्या देखा, द डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक है, कि जहाँ पर ये तीनों तीनों जो हमारे डोमेन्स है, मेजर डोमेन, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिस नैरो जोन में ये तीनों तीनों हमें मिलती हैं, तीनों लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। और ये वो जोन है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पर लाइफ है। हर तरह का जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसी स्फीयर पर रहते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम भी आ जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, जिसमें भी लाइफ है, जिसमें भी लाइफ है वो सब इसी स्फीयर पर पाए जाते हैं। और हमने फिर लास्ट में हमने देखा कि कैसे जो है ये आज के टाइम में हम इनको किस तरीके से, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमारे ये मेजर डोमेन्स हैं, इनको हम किस तरीके से बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं, और कैसे हमारे यहाँ पर जो नेचर है वो डिस्टर्ब हो रही है, और हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे अपनी नेचर में इन रिसोर्सेज को लेकर हमें जो है सोचना चाहिए और इनमें बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, ठीक है। ये जो जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारी अर्थ पे रिसोर्सेज हैं, उनके बेस में हमेशा बैलेंस बना के चलें, तो हम जो है यहाँ पर लाइफ को अपनी बनाए रख सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, so now this chapter is completed now, so that's all for today. Have a good day.